यानी हेनरी फेयोल ने कौन से प्रिंसिपल बताए उसके बारे में जानेंगे। आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, उसके बाद फेयोल ने क्या किया, फेयोल प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल निकाले, विच आर एक्सप्लेन इन हिज फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के बुक्स में उसने फेमस किए। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इसलिए उसको मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं। फेयोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल ने कितने प्रिंसिपल सजेस्टेड किए, 14 प्रिंसिपल। These statements serve as a guideline for decision making and management action के लिए बेनिफिशियल हो गए। देखेंगे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क इज डिवाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, यानी जो पर्सन रहेगा उसके हिसाब से उसको वर्क दे दो। एक पहला प्रिंसिपल निकाला। इसमें क्या क्या उसने, इट इज असाइन टू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को ऐसा जॉब दो एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी, उसकी जो क्वालिटी और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वर्क असाइन करो। इट हेल्प, इससे क्या बेनिफिट होता है, इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्सपर्टाइज ऑफ द एम्प्लॉय एक्सपर्टाइज होएगा, एंड विच अल्टीमेटली टर्न इन टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल, यानी प्रोडक्टिविटी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे वो मिलेगी। यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से कारण क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है एम्प्लॉयज में, क्योंकि उसके क्वालिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार ही उसको वर्क दिया जाता है। देन सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कब आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो अथॉरिटी मिलती है। इफ द मैनेजर इज गिवन अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए अगर अथॉरिटी दी जाती है विद इन ए गिवन टाइम में, तो ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल है। इफ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन अ गिवन टाइम, दिया हुआ टाइम में काम नहीं करेगा तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी थी काम कंप्लीट करने के लिए। अगर वो काम नहीं कंप्लीट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। Manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect of goal, इसलिए मैनेजर ने अथॉरिटी उसको देनी चाहिए जो गोल अचीव करने के लिए, गोल हासिल करने के लिए प्रॉपर डिसीजन लेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू फेयोल, क्या बोलता है फेयोल, क्या बोलते कहते हैं, डिसिप्लिन इज द मोस्ट असेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, असेंशियल है, रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉय मस्ट ओबे, ओबे मतलब फॉलो करना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट द रूल्स, रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती है। डिसिप्लिन से क्या होता है, डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करना पॉसिबल होता है। गुड डिसिप्लिन इज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, जिसके पास अच्छा डिसिप्लिन है वही लीडर इफेक्टिव रहते हैं। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक डिसिप्लिन सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, टॉप, मिडल, लोअर लेवल सब मैनेजमेंट की चाहिए। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांड जो भी देता है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। जैसे देखेंगे ईच मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर, हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स, ये प्रिंसिपल से क्या होता है फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है, कन्फ्लिक्ट मैनेज होता है, एंड सॉल्व डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाता है अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन अवॉइड होना चाहिए। इफ एम्प्लॉय रिसीव्ड कमांड फ्रॉम वन मोर देन वन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी से ज्यादा अथॉरिटी से अगर कमांड रिसीव करेंगे तो ही विल गेट कंफ्यूज, तो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड विल नॉट एबल टू टेक डिसीजन अबाउट द हुज ऑर्डर शुड बी फॉलो, किसका ऑर्डर फॉलो करने का उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए, कमांड आना चाहिए,
जिससे कन्फ्यूजन अवॉइड होएगा, डिस्प्यूट नहीं होएगा, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होएगा। तो ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल क्या बोलता है? देयर शुड बी वन हेड और वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में सेम ऑब्जेक्टिव फॉलो करना चाहिए हर ग्रुप ने। एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। एक प्लान के बेस पे ही एक ही मैनेजर ने डायरेक्शन करना चाहिए पूरे ग्रुप को। तो जो डायरेक्शन में है ना, यूनिटी आती है। यूनिटी आएगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। 6, प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट सब ऑर्डिनेट होना चाहिए। सब ऑर्डिनेट मतलब सेकेंड प्रायोरिटी। पहला प्रायोरिटी आप ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को दो, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को दो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को दो। देन आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंट दो। ये प्रिंसिपल में यही बताया कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट देखो। सबऑर्डिनेट मतलब सेकंड प्रायोरिटी। पहला प्रायोरिटी किसको दो? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इससे क्या होता है देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल के अनुसार द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट। यानी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कैसे इंपॉर्टेंट देना चाहिए? लेस देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंट देना चाहिए। While taking decision in the organization, यानी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते समय मैनेजर शुड ऑलवेज कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ होल ग्रुप। पूरे ग्रुप का फायदा देखो, एक आदमी का नहीं, रादर देन इंटरेस्ट ऑफ सिंगल एम्प्लॉय। सिंगल एम्प्लॉय से ज्यादा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का बेनिफिट देखो। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट का बेनिफिट देखो। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है 7, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। यानी पावर एंड ऑथोरिटी का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इन सम ऑर्गेनाइजेशन में देखो, दिस पावर इज वेस्टेड इन द वन हैंड एंड फ्यू हैंड। जो कुछ हैंड में यानी कुछ लोगों के पास ही ये पावर रहती है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और सब लोग के पास पावर रहेगी तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आती है तो सेंट्रलाइजेशन। हर स्टेट में अलाउ है सब डिसीजन लेने के लिए तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दिस सिचुएशन ऑकर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ना ये सिचुएशन आती है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखो एक बॉस रहता है, वही कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जैसे डीमार्ट जैसे, रिलायंस जैसे शोरूम रहेंगे, देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपॉन अथॉरिटी। अथॉरिटी ऑफ पावर कभी कभी क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी तुम लोग के स्टेट का तुम ही देखो या तुम लोग के सिटी एरिया का तुम ही देखो तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी आपको मालूम है सैलरी एंड वेजेस। इसके बारे में क्या कहता है प्रिंसिपल? फेल क्या बताता है? तो एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन। एप्रोप्रिएट यानी प्रॉपर, अच्छा रेम्यूनरेशन to staff or employee is a principle to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization। यानी आप appropriate remuneration स्टाफ को देंगे, एम्प्लॉय को देंगे तो प्रिंसिपल से क्या बेनिफिट होएगा? टू कीप देम सेटिस्फाई, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, फाइनेंशियली वो सेटिस्फाई रहेगा, एज वेल एज रिटेन। रिटेन मतलब वो रहेगा कितना टाइम? लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट करता है ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन लेवल इन टोटल। यानी प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट होएगा, उसकी एफिशिएंसी भी इफेक्ट होएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है। प्रिंसिपल 9 है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल से लोअर लेवल से जो ऑर्डर आती है उसको बोलते हैं स्केलर चेन। तो स्केलर चेन मीन्स हायरार्चीज ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का एक हायरार्चीज है। कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम टॉप लेवल से लोअर लेवल ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेट करते समय टॉप लेवल से ऑर्डर आती है लोअर लेवल पे। दिस हेल्प टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है टॉप लेवल से लोअर लेवल पे। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन। जो ट्रेडिशनल थे
पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो कैसे यूज करते थे, स्केलर चेन यूज करते थे, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत टाइम चला जाता। जब से ऊपर से ऑर्डर नहीं आते तब हम लोग काम नहीं करेंगे। फॉर अवॉइडिंग द लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन, लॉन्गर चेन अवॉइड करने के लिए और डिसीजन स्पीडी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते है ना, उसको ही बोलते हैं स्केलर चेन ब्रेक करो, तुम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करो और काम जल्दी करो। तो क्रॉस कम्युनिकेशन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलो बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक, यानी जो चेन है ना ब्रेक करते हैं उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो ये स्केलर चेन का प्रिंसिपल है। अब हमेशा टॉप अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अगर इमरजेंसी आती है तो आप वो अथॉरिटी के मत जाओ, डायरेक्ट चेन क्या करो, ब्रेक करो। जो चेन ब्रेक करते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है 10 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक जगह है, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और वो जगह पे वो चीज होनी चाहिए। जैसे देखो ह्यूमन रिसोर्सेस मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। अगर वो प्लेस पे नहीं रहेगा तो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट अ राइट प्लेस एंड एट अ राइट जॉब, किसकी कैपेबिलिटी है वो आदमी को राइट जॉब देंगे तो डेफिनेटली उधर काम सही होने वाला है। दिस प्रिंसिपल से क्या होता है, फोकस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, इसलिए हर चीज हर जगह होनी जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली होना चाहिए टू सब ऑर्डिनेट के साथ। सब ऑर्डिनेट यानी उसके अंडर में जो काम करता है उसको सब ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाइल डिवाइडिंग द वर्क, काम डिवाइड करते समय डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी, ऑथोरिटी डेलीगेट करो, सामने वालों को अधिकार दो। एंड डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स, और मॉनेटरी टर्म डिसाइड करो। इससे क्या होगा, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा बिटवीन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या भेदभाव नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द सेम लेवल पे काम करेंगे बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस, यानी वर्कर कैसे सेम लेवल पे लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में है, फिर भी उन लोग को वेजेस कैसा रहना चाहिए, सेम, उसको ही बोलते हैं इक्विटी यानी इक्वलाइजेशन, सबको समांतर देखो। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, तो सबको रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल है 12 प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर्स। टेनर्स मतलब पीरियड, टाइम, स्पैन ऑफ टाइम बोलते हैं ना उसको, वो स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, यानी उन लोग को जॉब दिया जाता है, तब मैनेजमेंट शुड एश्योर, उन लोग को एश्योर देना चाहिए यानी कंफर्मेशन देना चाहिए देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, यानी तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ टेनर क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, ये बताना चाहिए। इनसिक्योरिटी इन जॉब, अगर जॉब में इनसिक्योरिटी रहेगी तो ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के एफिशिएंसी पे परिणाम होएगा। एडवर्सली उसका परिणाम क्या होगा, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, तो एम्प्लॉय ज्यादा टाइम वहां पे रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे सीखने के बाद, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए एम्प्लॉय जो भी रिक्रूट करोगे तो लॉन्गर पीरियड के करो, उनको जॉब सिक्योरिटी दो, इनसिक्योरिटी मिलेगी तो वो लोग नहीं रहेंगे और उसका परिणाम प्रोडक्टिविटी पे एडवर्स होएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब लीड करो, यानी वॉलंटरीली आप आगे आ जाओ, कुछ इनिशिएटिव काम करो, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटरीली टू डू द वर्क इन इनोवेटिव वे, यानी इनोवेटिव मतलब कुछ नया निकालो, क्रिएटिव निकालो, कूद आओ आगे और लीड करो, काम करो, अच्छा कुछ निकालो जिससे आउटपुट बढ़ेगा। द फ्रीडम टू थिंक यानी सोचने का स्वतंत्र है उसको। वर्क ऑन न्यू आइडिया, नया नया आइडियाज पे वर्क करो, इससे क्या होगा, एनकरेज द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एनकरेज होएगा टू टेक इनिशिएटिव, और एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेगा वाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क, जो काम दिया है उसके ऊपर इनिशिएटिव लेगा, लीड करेगा। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थोरो डिस्कशन ऑन दोस न्यू आइडिया, जो नया आइडिया आते हैं उसके ऊपर थोरो डिस्कशन करो एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय को वेलकम करो, चलो आओ हम कुछ सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे।
इट हेल्प, इससे क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर रहता है वो हेल्दी होता है। तो इनिशिएटिव देने के लिए एम्प्लॉय को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या होता है, टीम वर्क। हेनरी फ्योल क्या बोलता है, हैज गिवन एम्फेसाइज ऑन टीम वर्क। टीम वर्क पे एम्फेसाइज करो। एम्फेसाइज मतलब ज्यादा जोर दो। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर एक साथ काम करोगे तो मजबूती आएगी। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है तो वो कैसे होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे असेट्स है, वो भी वैल्यूएबल। इफ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन, एक साथ मिलकर काम करेंगे विद द म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, तो डिफिकल्टी कैन बी सॉल्व क्विकली। तो आपकी डिफिकल्टी क्विकली सॉल्व हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब टीम वर्क। ये जो प्रिंसिपल है, अब वो 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल आर वेरी यूजफुल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेज करने के लिए बहुत बेनिफिट है। दीज आर ऑल्सो सपोर्टिव द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। दिस प्रिंसिपल आर वेरी लॉजिकल है एंड देयरफॉर आर अप्लाइड इन मॉडर्न मैनेजमेंट एयर। थे 14 प्रिंसिपल।